अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान का पिछले कुछ अरसा जो है कुछ हालात ऐसे रहे हैं कि रोज़ाना जब प्रोग्राम शुरू करते हैं तो पहले इक़्तिसादियात के हवाले से कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिसको हाईलाइट करना पड़ता है। सियासी अमूर जो है वो बैकग्राउंड में चले गए। वैसे टू सम एक्सटेंट ये पॉजिटिव है कि जो हमारा रियल इशू है पिछले कई दहाइयों से, ये कोई इमरान खान की 10 महीनों की बात नहीं है। असल हमारे मसाइल की जड़ हमारी इक़्तिसादी सूरत हाल है जिसने हमारी आवाम की बड़ी तादाद को जहालत में रखा। 2.25 करोड़ बच्चा है स्कूल गोइंग एज का जो स्कूल नहीं जा पाता, इसलिए कि हमारी सरकार के पास या तो इतने वसाइल नहीं हैं या होते हैं तो वेस्टफुल स्पेंडिंग हो जाती है। हम मेट्रोज़ बना देते हैं, शो पीस प्रोजेक्ट बना के दुनिया को दिखाते हैं, ये देखो जी हमने मेट्रो बनाई है, यहाँ गाड़ी चलेगी रंगीन रंग की। ये नहीं पता कि उसी शहर के अंदर 1 करोड़ बच्चा जिसको स्कूल जाना चाहिए स्कूल नहीं जा सकता, या उसी की ड्रेन के नीचे पोलियो वायरस मौजूद होता है और पोलियो वायरस का इलाज हम नहीं कर पाते। आजकल वैसे वो अच्छा लड़का काम कर रहा है पीटीआई का, एक्टिवली सोशल मीडिया पे भी तस्वीरें खिंचवाता है लेकिन एक्टिवली ग्राउंड पे भी काम सही कर रहा है वो। ये वो मसाइल हैं जिसके ऊपर तवज्जो हमारी मुसलसल रहनी चाहिए। ये 30-40 सालों में अगर ये तवज्जो रहती तो वो बच्चे जो मदारस के अंदर 15-20 लाख हैं और जिनका कोई वाली वारस नहीं है, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है, गरीब वालदैन की औलाद थे, बहुत से यतीम हैं या बहुत से ऐसे हैं जिनके वालदैन ख़र्चा नहीं उठा सकते, रोटी भी नहीं दे सकते, वो उन मदारस में इसलिए है कि वहाँ छत मिल जाती है, पढ़ने को कुरान पाक की तालीम मिल जाती है, दीनी तालीम ही मिल जाती है, लेकिन स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने में नाकाम हुई जिसकी वजह से वो 20 लाख बच्चा उन मदारस में गया, जिसकी वजह से आज वो FATF और बाकी दुनिया डंडा लेकर हमारे पीछे घूमती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने खबर पढ़ी कि अब्दुर्रहमान मक्की साहब जो हैं गिरफ़्तार, उनको कर लिया गया है। हाफिज़ सईद साहब शायद जितने ग्रुप्स जिनके साथ डील करना है और बैंड आउटफिट्स हैं, शायद उन सब में अगर कहा जाए कि मोस्ट रीज़नेबली अगर आप किसी से डील कर सकते हैं, क्योंकि ही इज़ अ वेरी सेंसिबल मैन और उसकी फॉलोअर्स की तादाद सारे ग्रुप इकट्ठे कर लें तो एक तरफ होगी, तो हाफिज़ सईद अकेले की एक तरफ है, तो वो हाफिज़ सईद है। तो हाफिज़ सईद को इंगेज करना चाहिए, उनको इंगेज करके मुल्क के अंदर क्योस पैदा करे बग़ैर हम अच्छे तरीके से उनको डिसंगेज करके बैकग्राउंड में अच्छे से डाल सकते हैं। वो कोऑपरेट करेंगे, वो पाकिस्तानी आदमी है और उनके साथ मेरे ख्याल में ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। उनको समझाने की ज़रूरत है कि दुनिया की इन्वायरमेंट पाकिस्तान के लिए इतनी हॉस्टाइल है कि वो माजी की पॉलिसी जो हम 90 में रखते थे वो आजकल दुनिया एक्सेप्टेबल नहीं है उसके लिए। वो हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगाने के लिए, कोई ब्लैक लिस्ट करने के लिए, कोई कुछ करने के लिए माता बैठा होता है। इवन इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के एग्रीमेंट की क्लॉजेज़ के अंदर ऐसी कंडीशंस अटैच्ड हो गई हैं कि हमें आइंदा हर महीने अपनी सफाई के अंदर साथ साथ परफॉर्मेंस के ऊपर और साथ साथ दूसरी चीज़ों के ऊपर भी बयान देना पड़ा करेगा कि हमने ये कर लिया। प्रोएक्शंस की लिस्ट होगी, उस लिस्ट के अंदर चीज़ें आइडेंटिफाई की गई होंगी। तो मैं तमाम अपने मुतल्लिका अदारों से, इंक्लूडिंग जो नए इंटीरियर मिनिस्टर बने हैं इजाज़ या बहुत सारी चीज़ों के हवाले से पीपल्स पार्टी वाले उन्हें बुरे नाम से जानते हैं, लेकिन एक उनका प्लस पॉइंट यह है कि ही नोज़ हाउ टू इंगेज विद दीज ग्रुप्स। तो उनको अच्छे से इंगेज करके इनको बैकग्राउंड में इन ग्रुप्स को ले जाना चाहिए। अब गुंजाइश नहीं है हमारे पास, अगर हमने और इस तरह का कुछ किया तो हमारे ऊपर कुछ ऐसी सैंक्शंस पाबंदी लगेंगी कि दुनिया हमारे लिए जीना मुश्किल कर देगी, सांस लेना मुश्किल कर देगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की इक़्तिसादी सूरत हाल की परफॉर्मेंस के ऊपर आऊँगा, क्योंकि मुझे कुछ नंबर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बताने पड़ते हैं और नून लीग को साथ इसलिए बताना पड़ता है कि कुछ बुराइयों की बुनियाद PMLN रख के गई थी और उन बुराइयों को परवान चढ़ा रही है 10 माह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हफीज़ शेख साहब जब वज़ीर ख़जाना बने तो कॉटन प्राइसेस के अंदर बूम आया, दुनिया सारी में टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बूम आया, तो बाई एक्सीडेंट हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी कोई $24.9 बिलियन तक पहुंच गई, तकरीबन 25 अरब डॉलर तक पहुंच गई। इसमें हफीज़ शेख साहब की इक़्तिसादी परफॉर्मेंस का दखल नहीं था। इक़्तिसादी परफॉर्मेंस उनकी ये थी कि 8.5% का फिस्कल डेफिसिट था, सर्कुलर डेट छोड़ के गए थे, हाई इन्फ्लेशन छोड़ के गए थे, पुअर परफॉर्मर थे वो। लेकिन एक्सपोर्ट्स बढ़ गई और एक्सपोर्ट का जो कंपोनेंट जिसने हेल्प किया था वो दैट वाज ओनली वन सेक्टर जिसे टेक्सटाइल सेक्टर कहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत आई तो पहला साल 25 से स्टार्ट किया, फिर ये नीचे गिरते गिरते 22-23 पे आ गए। मिफ्ताह इस्माइल ने इसहाक डार के जाने के बाद जब डिवैल्यूएशन की तो उसके नतीजे में 10-12% बरामदात में इजाफा हुआ, लेकिन वो 10-12% का इजाफा जो था वो बड़ा शॉर्ट लिव्ड साबित हुआ। शॉर्ट लिव्ड इसलिए साबित हुआ कि उसके बाद हमारे पास बेचने को कुछ था ही नहीं। पहले तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में पावर शॉर्टेजेस इतनी है, हमारी इंडस्ट्री 2 शिफ्ट वाली 1 शिफ्ट पे आ गई हुई है। नून लीग ने 10-12 अरब डॉलर पावर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगाए जिससे बिजली मौजूद थी, ट्रांसमिशन लाइन डालना भूल गए। वो हम ऐसे ही पाकिस्तानी तरक्की करते हैं, पावर सेक्टर के कारखाने लगा दिए तो ट्रांसमिशन लाइन लगाना भूल गए, लेकिन बहरहाल बिजली मौजूद थी।
36% डिवैल्यूएशन हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उस दौर से शुरू होकर जो मिफ्ता इस्माइल ने स्टार्ट किया था और अभी तक की तारीख में। आज ओपन मार्केट में डॉलर 146 रुपये 25 पैसे को टच करके जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है 144 पे वापस आया। इंटर बैंक में अभी उतना ही है, लेकिन इंटर बैंक में भी नीचे जाएगा क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड के साथ जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है। मैंने 2-3 रोज़ पहले एक टर्म यूज़ की थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्रिकेट टीम में रेलू कट्टे और फटीचर अगर कामयाब नहीं होते तो इक़्तिसादी टीम में भी नहीं होते। IMF की एग्रीमेंट की प्रायरेक्शंस की जो क्लॉजेज़ हैं वो हमें सज़ा देंगी और सज़ा मिलेगी हमें। उसमें से एक हिस्सा वो था जिसकी आज ओपन मार्केट ने आपको झलक दिखाई और दूसरा हिस्सा पिछले कई दिनों से स्टॉक मार्केट दिखा रही है क्योंकि आपने हैवी रिलायंस की 10 महीने बोरो करी जा रहे थे, स्टेट बैंक से करे जा रहे थे। उन्होंने कंडीशन लगा दी कि नहीं अब आप बैलेंसिंग एक्ट पे जाएंगे, कमर्शियल बोरिंग करेंगे। तो PIBs का रेट जो है वो अगर अभी 10-11 है तो वो 13-14 पे जाएगा। तो वो इक्विटी के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते थे उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी, वो PIBs के अंदर जाना शुरू हो गए। आज 2 ताज़ा तरीन अदादोशुमार आए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कितना मैसअप हो चुका है। मैसअप ये सीरियस इशू है जिसको संभालने के अंदर इक़्तिसादी टीम जो थी तहरीक इंसाफ की कामयाब नहीं हुई। ट्रेड के लिए जिसके लिए हमने 36% रुपया डिवैल्यू किया स्टार्टिंग फ्रॉम मिफ्ता इस्माइल और 10 माह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक्सपोर्ट की जो मैं नंबर आपको देने लगा हूँ ये हमारे ऑफिशियल नंबर हैं, ये किसी का ख्याल लड़ाई नहीं है। 10 माह जुलाई 1 से लेकर अप्रैल 30 तक पाकिस्तान की बरामदात में इजाफ़ा, ये इजाफ़ा बताने लगा हूँ आपको, -0.12% नेगेटिव ग्रोथ है। हमने 36% रुपया गिराया कि एक्सपोर्ट्स नहीं पाकिस्तान से बढ़ रही, 36%। 104 से हम 141 पे इंटर बैंक में, ये ऊपर जा रहा है, अभी ऊपर जाएगा, मैं बता रहा हूँ बजट से पहले जाएगा। प्रायर एक्शंस के अंदर जो चीज़ें एग्री की हुई हैं ना वो और सज़ा मिलेगी। इट वाज ए रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग एग्रीमेंट, इसको अभी भी थिंक करने की ज़रूरत है। इट्स ए नेगेटिव ग्रोथ 0.1% एक्सपोर्ट्स की, और जो कमी हुई है इंपोर्ट्स के अंदर वो तकरीबन $4.25 अरब की है। लेकिन इंपोर्ट कंप्रेशन करके हमने अपने इक़्तिसादी तरक्की की शरह को जो 5.8 नून लीग ने कहा था, इन्होंने कहा कि नहीं हम रिवाइज़ कर रहे हैं, इट्स 5.2, नाउ द फोरकास्ट इज़ 3.3। आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं हम? दूसरा नंबर भी बताता हूँ इंडस्ट्रियल सेक्टर का, क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रेशन करते हैं ना, इंटरेस्ट पेमेंट बैलून कर गई हैं। 1400 अरब देते थे 2100 अरब पे चले गए हैं, क्योंकि आपने जो पॉलिसी रेट था उसको 5.75 से बढ़ा के 10.75% पे कर दिया। IMF वाले कहते हैं अभी इसको और ऊपर करेंगे, आप मार्केट बेस्ड इन्फ्लेशन को टारगेट करेंगे 12% का, वो कह रहे हैं 12% पे लेके जाए। सज़ा हमने पा ली है पहले, 700 अरब इजाफी इंटरेस्ट पेमेंट में दे रहे हैं, कुछ करे बगैर ही, वो खाया पिया कुछ भी नहीं। वो कहते हैं ना गिलास तोड़े पता नहीं 4 आने के 8 आने, वो वाला काम हम कर रहे हैं। वो 1400 से 2100 अरब पे इंटरेस्ट पेमेंट ले गए हैं। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ का नंबर है ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर है। इमरान खान ने 1 करोड़ जो जॉब देनी है वहाँ पर जॉब पैदा नहीं हो रही, जॉब घटनी शुरू हो गई हैं। 10 माह ये जी जुलाई से मार्च, ये 9 माह के दादोशुमार हैं जो रिलीज़ हुए हैं आज। इसके मुताबिक हमारा लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो लार्जली हमारी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है उसमें 2.93% नेगेटिव ग्रोथ है, -3% ग्रोथ है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। सेक्टर गिनवाता हूँ आपको, लम्हा फिक्री है ये खान साहब, आपको अपने वो कोई रेलू कट्टे को ढूंढ के आज, टीचर खिलाड़ियों को ढूंढ के आज आप उनको फायर कर दें, ये आपके ख़िलाफ़ कोई या तो साजिश कर रहे हैं या वो कॉम्पिटेंट नहीं है। इसके अलावा इसका कोई और जवाब मेरे पास नहीं है। इसके जो सेक्टर जिनकी नेगेटिव ग्रोथ है, टेक्सटाइल, फूड एंड बेवरेजेस, कोक एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल, नॉन मेटालिक मिनरल्स, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल में असद उमर साहब ने 2 बजट पेश किए। पहले बजट के बाद दूसरे बजट में इन्होंने कहा कि ये गाड़ियों की सेल टोयोटा वालों की बिक नहीं रही, इसलिए कि पाबंदी लगाई हुई है कि नॉन फाइलर जो है उसको गाड़ी नहीं बेचनी। तो बेचने दो गाड़ियाँ, वो जो नारा था ना कि वो हमने तो डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उसको भी छोड़ दिया। 1300 की बात की, फिर 1700 सीसी तक को वालों को इजाज़त दे दी। गाड़ियों की सेल डिक्लाइन कर गई है 24%। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ है 9 माह के अंदर। पेपर एंड बोर्ड उसमें भी नेगेटिव ग्रोथ है। इसके अलावा हम बनाते क्या हैं जी, हवाई जहाज़ बनाते हैं, F-16 बनाते हैं जो बेचेंगे दुनिया को। तो इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम जिसके ऊपर शायद कोई बैठ के इमरान खान को अपनी इक़्तिसादी टीम के साथ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। उनकी टीम के अंदर एक नई खिलाड़ी, वो आज बड़ी ताकतवर खिलाड़ी आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं, वो
मैच भी खेलती हैं पैड पहन के, बैट पकड़ के। आजकल वो खड़ी होती हैं, पीछे कुर्सी को उन्होंने रखा होता है, विकटों की जगह पे कुर्सी मजबूत है उनकी। बहरहाल फिरदौस आशिक अवान साहबा, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रही हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं PMLN से हमारे साथ, और मौला बख्श चांडियो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। फिरदौस बीबी, इक्तसादी सूरत हाल का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आपको लाया इसीलिए गया कि आप डिफेंड करें कि ये जो नाकामी है आप इनको घुमा के कामयाबियाँ, कुछ स्पिन ऐसी मारें, गुगली मारें कि हमें ये कामयाबी नज़र आने लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई, पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। माशाल्लाह आपने ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया है कि आप मुस्कुरा रही हैं, देखें मोहसिन रांझा को, आपका दिल बाग बाग हो गया। मोहसिन को जो है वो ऐसी आपने ग्राउंड दी है चौके छक्के मारने के लिए, तो मैं उसको मुबारकबाद दे रही थी कि मुबारक हो, आपके लिए पिच तैयार हो गई, अब आपने शॉट खेलने हैं। देखिए मैंने अटैक बॉलर के तौर पर बॉल आपको दिया। अभी बात ये है आप इनकी विकेट उड़ा दें। आपने बड़ी जबरदस्त बैट्समैन है। बात ये है, नहीं वो ओपनिंग बैट्समैन ना बने, वो जो असद उमर ने तकरीर की थी कि ग्रीन टॉप विकेट है, बादल आए हुए हैं, कप्तान ने मुझे भेज दिया। असल इशू जो आपने, मैं आपकी अप्रिशिएट करती हूँ उस पूरी एक आपने जो ओवरऑल एक स्पेक्ट्रम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपने पब्लिक से शेयर किया और तमाम ग्राउंड रियलिटीज़ आप सामने लाए और आपने ये मुझे लगता है इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। देखिए बात ये है, उनकी इक्तिसादी टीम के अंदर कुछ ऐसे रेलू कटे हैं जो उनको नीचे नीचे भिजा रहे हैं। ये टर्मिनोलॉजी ना रखें, ये खुद इमरान की है टर्मिनोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की टर्म। ठीक है, लेकिन आपको इस वाले से नहीं देता कि वो एक पॉलिटिशियन है, आप एक न्यूट्रल एनालिस्ट है। प्राइम मिनिस्टर का नहीं, वो पॉलिटिशियन है, रिफ्लेक्शन होती है कौम। बेसिकली जिस वक्त उन्होंने ये कहा था उस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। चले आप कहते तो आप चूंकि न्यूट्रल माइंडसेट के साथ यहाँ वैसे आप पंजाब से बिलोंग करती हैं, आपको ब्रैकेट नहीं करना। आप पंजाब से बिलोंग करती हैं, आपको पता है रेलू कट्टा उसको कहते हैं जो सारी टीमों का खिलाड़ी होता है, जिसको कोई भी लेना पसंद नहीं करता, वो सब में घुस जाता है। तो इनकी टीम में ऐसे रेलू कट्टे मौजूद हैं। आप कहती हैं तो मैं नाम लेके गिनवा देता हूँ। अच्छा नहीं, आप वो वक्त ना जाया करें कौम का, वो जब वो गली में क्रिकेट खेले ना तो वो टीमें पूरी ना हो, इतना कीमती वक्त ना जाया करें। आप सिर्फ जो दो गुजारिशात है मेरी, जो आपने बड़ी तफसील से अपना बयानिया अवाम के सामने रखा है, हुकूमती बयानिया जो है वो उसको बयान करना जो है वो मेरा इस्तेहकाक और हक है। तो मैं सिर्फ आपके तवस्सुत से अवाम से कुछ रियलिटीज़ मैं भी शेयर करना चाहती हूँ। वो रियलिटीज़ क्या हैं कि ज़ाहिर है नदीम भाई एक पब्लिक सेंटिमेंट्स और पल्स को देखते हैं, और जो चैनल पे बैठ के मुकदमा लड़ रहे हैं वो 22 करोड़ आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं। इनको आज ये है कि ये इधर बैठ के लड़ रहे हैं, हम उन हुकूमती अवानों में बैठ के लड़ रहे हैं। अल्टीमेट दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है कि अवाम को रिलीफ मिले और इस मुल्क में जो ये मौजूदा सूरत हाल है वो बेहतर और पाकिस्तान इन इकनॉमिक चैलेंजेस से बाहर आए। अब उसको बाहर निकालने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? पहला ऑप्शन ये था कि आप जो 8 माह की 8.5-9 माह की ये जो हुकूमत है, इस उम्र में एक बच्चा भी जो है वो चलना शुरू नहीं करता, उसको भी वो रिंग के तो फिर कहीं जाके वो 1.5-2 साल बाद वो अपने कदमों पे चलना और दौड़ना शुरू करता है। इस 8 माह की जो सूरत हाल है, हमें आपने देखना है कि हम क्या लेगेसी लेके आए। हमारे पास इकनॉमिक चैलेंजेस क्या थे? वो 31,000 अरब का कर्ज़ा, अगर नदीम भाई आप वो उसको भी डिस्कस किया करें। 100 मिलियन US डॉलर का जो हमारे ऊपर इंटरनेशनल लोन्स हैं उनको डिस्कस करें। जो आपने ट्रेड डेफिसिट, बिल्कुल आपने सही बात कही कि हमारा जो आपने वो जो फिगर दी, आपने कहा जुलाई से ऑनवर्ड -0 समथिंग, आपको गुज़श्ता 5 साल की एक्सपोर्ट की फिगर भी यहाँ देनी चाहिए थी और ये बताना चाहिए था कौम को आने से पहले कि जो हमारा 37 बिलियन का तजारती खसारा आया, ट्रेड डेफिसिट आया, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आई, जो ओवरऑल हमारे पास जो एक स्पेस जो थी वो श्रिंक हुई। तो कोई भी हुकूमत जब आती है तो नदीम भाई आपके जेब में पैसे ना हों, आजकल मीडिया सारा दिन मेरे से जो उनके चल रहे होते हैं कम्युनिकेशन के तनख्वाहें नहीं मिल रही, जेब में पैसे नहीं हैं। अगर आपकी जेब में पैसे नहीं तो घर नहीं चलता। तो ये तो मुल्क है, इस मुल्क के ख़जाने में अगर पैसा नहीं होगा तो ये कैसे चलेगा? हाँ, आपने एक हुकूमत होते हुए
हमारी तरजीहात का जिक्र किया कि हमारी तरजीहात और डायरेक्शन जो है वो क्या सही सिमत में है, नहीं और है। अगर नहीं है तो उसकी क्या रीज़न है? अभी तक नहीं है। अभी देखें, कोई भी हुकूमत जो है वो जब आवाम के सामने आती है और इन ऐसे मनसब पे बैठ जाती है तो वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो कोई ऐसा कदम उसका उठे जिसका मकसद अवामी और कौमी मफाद ना हो। अब जिन इशारों के नाव में आप इशारे कर रहे थे, देखिए देखना ये है कि आपके सामने जो चैलेंजेस हैं, जब ऐसी सूरत हाल से आप गुजरते हैं तो आप या अपने अखराजात कम करते हैं या आप अपनी आमदनी बढ़ाते हैं, दोनों में से एक काम आपको करना पड़ता है। बाकियों को भी टाइम दूंगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँ कि इमरान खान मेरे ख्याल में ही इज़ वेरी सिंसियर और कमिटेड आदमी है, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन आपको नीचे एक टीम चाहिए होती है जो डिलीवर करे। टीम प्लेस है और टीम काम कर रही है और आप गाइडलाइन दें, मेरा ख्याल है आपकी एडवाइस से और बेहतर काम मैंने उसके लिए जो टर्म पहले इस्तेमाल की थी, मैं अभी उस पर कायम हूँ। आपको उस टीम ने डिलीवर नहीं किया 9-10 माह में, जिसने 9-10 माह में डिलीवर नहीं किया वो अगले 4 माह में भी नहीं करेगी। चले, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आप एक सारी मायूसी के बाद कोई अच्छी खबर भी इस कौम को दे दें कि पाकिस्तान के अंदर कुछ अच्छा भी होगा, और इंशाल्लाह होगा, क्योंकि आप बैठे हुए हैं, आपके होते हुए आप कौम की होप को लाइव रहना चाहिए। मैं एक बड़ी आला शख्सियत टूटनी चाहिए और मैं बताता हूं ज़बान से नहीं टूटनी चाहिए। मैं बड़े एक आला शख्सियत के पास बैठा था चंद दिन पहले, जी जी, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें नंबर शंबर डिस्कस किए, सारी बातें हुई, तो एंड पे मुझे कहते यार अल्लाह करे पाकिस्तान से तेल ही निकल आए। मैं क्या, मैं भी दुआ मांगना, तुझे भी दुआ मांगो, क्योंकि रास्ता तो कोई निकालना नहीं। रांझा साहब आपकी तरफ आता हूँ, मैं भी दुआ मांगता हूँ अल्लाह करे वो ऑफशोर ड्रिलिंग से तेल निकल आए, लेकिन यू हैव टू अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यू हैव टू परफॉर्म। वो मायूसी, अनसर्टेनिटी, ये मीडिया के अंदर जो मैसेज है ये गलत मैसेज है। आपको परफॉर्म करना है। मैं इस पे मतलब मुझे आपको परफॉर्म करना है, मैं डिफर करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि आपके नैरेटिव से मैं डिसएग्री करती हूँ। रांझा साहब देखिए जी, बात यह है कि जब हुकूमत ने अपना सिलसिला संभाला, इमरान खान वज़ीर आज़म बने, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वैसे वो माइनफील्ड छोड़ के आप ही गए उसके ठीक है, हम भी इनसे नहीं गए। देखें हर जगह पे वो माइनफील्ड पिछली हुकूमत एक छोड़ के जाती है, आपने उसको तरीके से मैनेज करना होता है और रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना होता है, जो हकीकी दुनिया है, यूटोपिया में नहीं जाना होता। प्रॉब्लम ये हुई इमरान खान के साथ कि ये जब इलेक्शन से पहले वाले इमरान खान थे और इलेक्शन के बाद वाले इमरान खान, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया। कैसे? इस तरह के जो बातें और क्लेम्स इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले कंटेनर्स के ऊपर जो बातें की गई, IMF से रिलेटेड, फ़ॉरेन कर्ज़ों से रिलेटेड, ऑस्टेरिटी मेयर से रिलेटेड, मिनिस्टर से रिलेटेड, जब वो प्राइम मिनिस्टर बने उन्हें ब्रीफ करना चाहिए था ना कि ये रियलिटी है आज की, तो हमें यहाँ जिंदा रहना है। सबसे बड़ा ये था कि इमरान खान साहब जब गवर्नमेंट इन मेकिंग थे, देखिए ना, अब हम कहेंगे जी कल हम गवर्नमेंट इन मेकिंग है, हम शैडो कैबिनेट बनाएंगे, हम तैयारी आज से शुरू करेंगे, हम आज से एक एक मिनिस्ट्री के ऊपर काम करेंगे, और इमरान खान तो एक नया ट्रेंड लेके आ रहा था, उसको तो ज़्यादा उसके ऊपर ओनस था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा थी कि मैं तो एक नया मतलब न्यू एंट्री हूँ, सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ, तो मुझे तो 2 गुना ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। और असद उमर साहब की गवाही वो दिया करते थे, और असद उमर साहब भी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर जब वाकई तकरीरें किया करते थे, तो हम भी सोचा करते थे कि ऑपोजिशन की ये बेंचेस से जो ये आवाज़ असद उमर की उठ रही है, तेल के हवाले से, गैस की कीमतों के हवाले से, एमनेस्टी स्कीम्स के हवाले से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के हवाले से, डॉलर्स के हवाले से, तो पता नहीं वाकई शायद ये कोई फाइनेंशियल जायंट है असद उमर साहब, जब ये आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, और वही एक सबसे बड़ा इस कौम के साथ धोखा होगा। चांडियो साहब आप क्या फरमाते हैं, क्या हुआ? What went wrong? कहाँ खराबी हुई? मैं जो देखता हूँ मलिक साहब बात यह है कि खान साहब ने आने के लिए जो कौम को उम्मीदें दिलाई, और वो काफ़ी है, उनकी बड़ी लंबी फहरिस्त है जो इन्होंने उम्मीदें दिलाई, और उस हर उम्मीद पे जिस पे भी इन्होंने बात की है उस पे आवाम को, खल्क़ खुदा को, पाकिस्तान को मायूस किया है। छोटी बात ले ले तो भी मैं मिसाल देने को तैयार हूँ, बड़ी बात कोई बताना चाहे वो भी अब मैं बात करने को तैयार हूँ। बड़ी बात तो ये है कि ये कौम के सामने बैठकर तनकीद करते थे बाकी सियासतदानों पर, पार्टी पर, हम सब पर, कि जनाब ये एक गैरतमंद मुल्क है, इसका गैरतमंद कायद को भीख नहीं मांगनी चाहिए, दोस्तों से कर्जा नहीं लेना चाहिए, हाथ नहीं फैलाना चाहिए। ये बड़ी खबर थी। ये कहना कि IMF के पास एक खुद मुख्तियार मुल्क,
इतना बावकार मुल्क जाएगा और मैं अगर उस वक्त हूँगा तो खुदकशी कर लूँगा। ये सारी बातें, और ये जैसे अभी राजा साहब ने कहा है, इन्होंने तफसील के साथ बताया, और हमारे मेहरबान हैं असद उमर साहब, उसको इन्होंने अफलातून बना के पेश किया कि सारे मुल्क के मामलात असद उमर साहब को पता है और आकर उनका हल करेंगे। हुआ क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने पहले दिन मायूस हो गया। आते ही क्या कहा, ये भैंसें बेचेंगे, ये कट्टे बेचेंगे, ये गाड़ियाँ फिर लेनी पड़ी हैं, गाड़ियाँ बेचेंगे। अब क्या कहते हैं, सारे मसाइल मुर्गी के अंडे दे। यार ये मुल्क का मसला नहीं है, ये सिर्फ आप अपनी तशहीर के लिए, तवज्जो दिलाने के लिए ये बातें आपने की हैं। मलिक साहब इन्होंने जिन जिन बातों में कौम को उम्मीद दिलाई थी, मैं खुद कहता था टीवी पर कि नई क़यादत है, इनको आने के बाद कोई नई बातें करनी पड़ेंगी। यार क्या नई बातें की आप मुझे बताएं। और आप जो कह रहे हैं बड़ी बात है, अच्छी बात आप कह रहे हो, जो हमारी मैडम समझ रही है लेकिन वो मानेंगी नहीं। ये जो टीम लाए हैं वो टीम पीटीआई की तो नहीं है, सियासी मुसाफिरों, सियासी परदेसियों और खाना बदोशों को लाए हैं। इनकी अपनी पार्टी की टीम कहाँ चली गई, जिन पे वो हम धाड़े मार मार के बातें कर रहे थे, वो कहाँ अब है कौन? खास किसी ऐसी अहम जगह पे आप बताएं। सब खाना बदोशों की हुकूमत है। कहाँ आपको हुकूमत नज़र आती है? पाकिस्तान के जिस भी आदमी से पूछें, मीडिया के जिस भी आदमी से पूछें, कहेंगे यार अथॉरिटी नहीं है। यार अभी चलें, मैं इक़्तिसादियात का माहिर नहीं हूँ ना, मुझे पता है, पर मैं ये जानता हूँ पाकिस्तान का बच्चा बच्चा महंगाई से परेशान है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा बहरान से घबरा गया है, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पूछ रहा है हमारा मुस्तकबिल किन के हाथ में है, वो फैसले क्या कर रहे हैं। गरीब का मसला बिजली है, पेट्रोल है, आप देखें तो सही महंगाई का हालत क्या है। मलिक साहब इनको और क्या कोई क़यामत में हमारे काम आना है? यहाँ तो कम से कम हमें कोई आराम और सुकून की तो उम्मीद नज़र नहीं आती है। मैडम आपको कह रही थी कोई उम्मीद दिलाएं, उम्मीद दिलाना आपका काम है ना, इनका तो सूरत हाल का तज्जिया करना है। आपने क्या कौम को उम्मीद दिलाई थी, उसका तो बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं समझता हूँ कौम को मायूस करना, हम उम्मीद रखेंगे जी, कोशिश करेंगे तो होगी ना जी। डॉक्टर साहब मैं अभी अर्ज़ कर दूँ ना, कौम का बच्चा बच्चा पूछ रहा है कि गुज़श्ता 10 सालों में क्या हुआ और कहाँ कहाँ कोताहियाँ हुई, गलतियाँ हुई, और कौन कौन इस पूरे मुल्क की तबाही के अंदर इस मईशत को इस नहज के पे पहुँचाने में कहाँ कहाँ किसने ज़्यादा लूटा डॉक्टर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने या PMLN ने? देखिए ये हकायक बोल रहे हैं, मेरी ज़बान बोले या ना बोले, आपको मुझसे बेहतर पता है कि इस मुल्क के साथ क्या खुलवाड़ हुआ। मैं क्या बताऊंगी, आप वो JIT से पूछें, वो नैब की उन केसेस से पूछें जो चल रहे हैं अदालतों के अंदर, जो उनके प्रोसिक्यूटर आके बयानात दे रहे हैं, वो फलूदे वाले से पूछे, वो रेडी वाले से पूछे, वो कुल्फ़ी वाले से पूछे, और वो उन चौकीदारों से पूछे। आज फिर जमानत हो गई उनकी, जिन्होंने आज तक जो है कभी छह केसेस में जमानत हो गई उनकी। मैडम कोई बात नहीं है, अदालतें आज़ाद हैं और वो उनमें कोई केस भी हमने नहीं बनाया हुआ। वो रांझा साहब से पूछे कि इनकी दौरे हुकूमत में उन्होंने करप्शन की थी या नहीं की थी? नहीं, पहले एक बारी जरदारी साहब ने की थी कि नहीं की? मैं अदालत को, जब तक अदालत के जो मामलात हैं आप कह रहे हैं उन्होंने उनको जमानत दी है, अब वो फैसला क्या है, किस बेस पे जमानत दी गई है, जमानत दी है, केस से बरी नहीं किया, अरेस्ट से वो प्री अरेस्ट बेल दी है। वो हर शख्स का हक है। यहाँ 302 के कत्ल के करप्शन की उन्होंने, 302 के कत्ल के, आप जहाँ मुझे लाना चाह रहे हैं मैं उधर नहीं आऊंगी। देखिए ना, आपको इसलिए तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाया है। मैं कहना चाहती हूँ आप वो सुनेंगे। मैं आपको अलीम खान का एक बयान सुनाऊंगा, मैं आपको एक अलीम खान का बयान सुनाऊंगा। आपका काम था मेरे से भी पूछे, और जो सिंध में हुक्मरान है उनसे भी पूछें, वहां पे भी आप ये पूछें कि जो आपका यहाँ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 952 अरब रुपए की रेगुलरिटीज पॉइंट आउट की हैं, और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने वो ऑब्जेक्शनेबल एक एक महकमे की स्याह कहानियां बयान की हैं। आप वो गुड गवर्नेंस के किस्से उधर भी पूछें, तो और फिर इनसे भी पूछें कि इस पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है। आप इधर भी क्लीन चिट दे रहे हैं, आप उधर भी क्लीन चिट दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको जज बनाया है,
सिर्फ और सिर्फ 8 माह की मौजूदा हुकूमत में है। अरे नहीं जिन लोगों ने मैं तो आपको जज बनाया है कि पीपल्स पार्टी ज्यादा बड़ी चोर डाकू थी या नून वाले ज्यादा बड़े चोर डाकू? मैं यहाँ डाकू और चोरों का तयन करने नहीं आई हूँ। मेरा यहाँ काम है कि मैं आपके चैनल के जरिए कौम के साथ ये बात करूँ कि हम लोगों को जो चैलेंजेस थे एज अ गवर्नमेंट, वो चैलेंजेस क्या हैं? वो करप्ट प्रैक्टिसेस या एब्यूज़ या मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी जो है, जो इस मुल्क को इस नहज पे ले आई है कि आज हम जो बिजली के गैस की कीमतों की बात हो रही है, रांझा साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ लें। और आपने जहां इतनी इकोनॉमी पे लेक्चर दिया कौम को, ये भी कौम को बता दें उस लेक्चर के अंदर कि वो कैपिंग जो प्राइस की थी, आप तो आपके नेपरा ने 2.5 साल इनको लेटर लिखे कि ये कीमतें जो हैं इनको रैशनलाइज करें और इनको पास ऑन करें। 2.5 साल उन प्राइस को कैप रखा गया, उसका कोई जवाब ना दिया गया। जो हसारा बढ़ता बढ़ता 1200 अरब पे पहुंचा और फिर इस हुकूमत को आके वो सर्कुलर डेट उठाना पड़ा। 1600 गैस की कीमतों में 180 अरब रुपए की गैस के हवाले से सर्कुलर डेट, उसका बोझ इस 8 माह की हुकूमत ने अपने कंधों पे उठाया। इसी तरह आप नदीम भाई ये देखें कि आपका जितनी बारविंग का आप जिक्र कर रहे हैं, वो बारविंग हमने उन लोन्स को, जब आपने कर्जे लिए हैं तो उनकी किस्तें क्या कोई इंडिया से आके अदा करेगा? मोदी को बुलाएंगे, आपके लोन ये लेके गए तो किस्तें वो आके अदा करें। जो स्टेट के अंदर आप सॉवरन स्टेट की जो कमिटमेंट्स होती है वो करनी है। घर में नहीं है, उससे ना नाम ले उसका एक स्टेटमेंट मैंने कल रखा था, चलाया नहीं। हमें जिम्मेदारी लेनी है ना हुकूमत को। हमने इनके अच्छा, पहले अलीम खान का बयान, फिर मैं आपको मोदी का भी एक बयान दिखाता हूँ। पहले अलीम खान का बयान दिखाएं जी, क्योंकि अलीम खान, मैंने शहबाज शरीफ के ऊपर जब उनको गिरफ्तार किया गया था एज लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो यहाँ ऑन एयर कहा था कि आपको बंदे को जो भी करप्शन में मुलव्वस हो, वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, कोई और बड़े से बड़ा नाम आसिफ अली जरदारी हो, तब पकड़ना चाहिए जब आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो, और फिर उसको छूटना नहीं चाहिए। इतनी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। कच्चा हाथ डाल के आप बंदे को जलील करते हैं 100 दिन के अंदर, और फिर पता चलता है आप साबित नहीं कर सके, तो वो केस बनता नहीं है, केस ख़राब हो जाता है। अलीम खान को कितने दिन अंदर रखा है बाद में बताता हूँ, पहले उनका बयान सुनिए। इस कानून में बहुत बड़ा सुकम है। जब तक आप किसी शख्स के बारे में आपकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती, जब तक आपके पास रिकॉर्ड नहीं आ जाता, जब तक आपके पास ये एश्योरिटी नहीं होती नैब के पास कि इस शख्स ने कोई जुर्म किया है, तब तक उस शख्स को गिरफ्तार करके जेल में डालना एक बहुत बड़ा जुल्म है। और उसके साथ क्या गुजरती है, उसके घर वालों के साथ क्या गुजरती है, उसके बच्चों के साथ क्या गुजरती है, इसका अंदाज़ा और कोई नहीं लगा सकता जब तक कि वो शख्स खुद उससे नहीं गुजरता। और उसके बाद अगर आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, आज कोर्ट में भी जज साहब ने भी उनसे ये पूछा है कि आप इसके ऊपर जो जुर्म है, जो इसके ऊपर केस है, वो बताएं केस है क्या, ठीक है। और अगर केस नहीं था तो मुझे किस बात पे 100 दिन अंदर जेल में रखा है। अब अलीम खान 100% यहाँ जस्टिफाइड है, चाहे मैं उसकी स्कीम के ऊपर 100 दफ़ा कहूँ कि यहाँ पे रियाज मलिक और उसकी स्कीमें जो है उसने वायलेशन की है, लेकिन अगर नैब इतनी नालायक और इनकॉम्पिटेंट है कि वो साबित नहीं कर सकती, तो उसको कोई दुनिया का कानूनी इख्तियार नहीं देता कि इस बंदे को पकड़ के 100 दिन के लिए जेल में डाल दे। वो पहले साबित तो करो, इन्वेस्टिगेट तो करो। आपके पास प्रूव करने के लिए, अदालत में ले जाने के लिए कुछ है नहीं, तो 100 दिन अंदर आपने किस कानून के तहत रखा है? ये जुल्म है जी। आप सारे इस पे सोचें, कल को आप अंदर होंगे, परसों ये फिरदौस साहब अंदर होंगी, वो कहेंगे हम 100 दिन में इन्वेस्टिगेट करके बताएंगे। जो नैब का कानून है, इसमें हम अपने आप को कसूरवार ठहराते हैं। है ही कसूरवार आप कि हमने इसको पिछले दौर में नहीं अमेंड किया। आपने मुखालफत की थी जब पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रपोजल आई थी। डॉक्टर साहब को पता होगा इस बात का। जब हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया, और जब हम करना चाह रहे थे तो फिर हमें इखलाकी तौर पे हमने ये सोचा कि अगर अब हम करेंगे तो ये पनामा और ये सारी केसेस आपको सपोर्ट नहीं थी। पनामा का केस है, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने कहा था। मैंने खुद मियां नवाज शरीफ साहब से बात की थी, मैं खुद कमेटी का मेंबर था जो नैब रिफॉर्म नहीं, पीपल्स पार्टी ने केस कोर्ट में चला गया। अब हम दो उसकी स्टेजेस थी। एक स्टेज पे पीपल्स पार्टी बिल्कुल साथ थी, 18वीं तरमीम के वक्त साथ थी, 18वीं तरमीम पे भी साथ थी, और साथ लेकर आए थे वो, आपने शॉट डाउन कर दिया। में भी तकरीबन 3 साल तक साथ रही, पीटीआई भी साथ रही। लेकिन जब बिल्कुल वो हमने सारा एक स्टेज आई वाकई, जब ये फैसला
धरना जब लग गया, फिर जब धरना का फैजाबाद धरना हो रहा था, उन दिनों में हमने इसकी तजावीज़ फाइनल कर ली थी, उस वक्त सब पीछे हट गए। लेकिन बात यह है कि सर ये कानून एक आमिर का बनाया हुआ कानून है, इस कानून के ऊपर कोई बहस नहीं हुई, ये एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में लागू हुआ। कसूरवार कौन है? और फिर नहीं सर, 17वीं तरमीम उस वक्त 2002 में जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर आया था, आप 18वीं में ठीक कर लेते सर। मैं तो कह रहा हूं ना कि हमें कर देना चाहिए था, हमसे गलती हुई। लेकिन अब मैं इनको ये बात कर रहा हूं कि इस कानून में छोड़ दीजिए कि इसमें कल पीटीआई है या आप हैं या कोई भी बंदा, ये ऐसा कानून है कि शक की बुनियाद के ऊपर 90 दिन बगैर किसी डिस्क्रिशनरी पावर है ना, डिस्क्रिशनरी पावर्स है, और ये पावर ऑथराइज कर सकते हैं कि पकड़ लो। ये ह्यूमन राइट्स रांझा साहब को अंदर रखो, रांझा साहब प्रोग्रामों में ज्यादा बात करते हैं, आइन के खिलाफ है। ये एक आमिर ने कानून पास किया था और इनको ये बिल्कुल करना चाहिए। रांझा साहब की इस बात से एग्री करती हूँ कि ये वीक एक आपका एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वो जुडिशरी हो, वो आपके तमाम अदालतें, स्ट्रक्चर प्रोसिक्यूशन का आपके सामने है, इनको भी पता क्या है, वो तमाम चीज़ें इनिशिएटिव हम लेके आ रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो रिफॉर्म्स आपने सिविल एक्ट रिफॉर्म्स में बिल ला रहे हैं, हमारे पास वहाँ 3 मेजॉरिटी है, और इनको हमारे साथ मिल के बैठ के पार्लियामेंट्री जो हमारी कमेटीज़ हैं उनको फंक्शनल होना है। वहाँ सियासी अखाड़ा पार्लियामेंट को बनाने की बजाय जो असल हमारा करने वाला काम है, हमने अपनी जितनी सियासी जंग और लड़ाइयाँ हैं वो अपने अपने हलकों में जाके लड़ेंगे। यहाँ पार्लियामेंट के अंदर बैठे सीरियस लेजिस्लेशन करें, हुकूमत वो लेजिस्लेशन लाती है, कंसल्टेशन करते हैं, जहाँ जहाँ जिस अदारे के अंदर गैप है उस अदारे के अंदर रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं, हम और ये मिल के अपोजिशन उन रिफॉर्म्स एजेंडा को आगे लेके चलें। पाकिस्तान के अवाम की नज़रें इस पार्लियामेंट पे हैं, हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा हुकूमत है, लेकिन अपोजिशन भी उस ज़िम्मेदारी से मुबर्रा नहीं है। इन्होंने गलतियों से सीखा, पीपल्स पार्टी ने गलतियों से सीखा, हमें गलतियों से सीखना है। और हम ये कहते हैं कि उन्होंने गलतियों से सीख लिया है, आप सर्टिफिकेट दे रही हैं, कन्फेशन कर रहे हैं आपके सामने कि ये इनकी गलती है कि इन्होंने वो बिल नहीं बदला। कन्फेशन। वैसे अगर गलतियों से सीखा होता तो 10 माह लड़ते रहे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन शहबाज शरीफ को बनाया, तो आज भी लापता है, वो लंदन चला गया, वो लापता है और वापस आ रहे हैं, वो उनको सीखा नहीं है। तो ये इन्होंने अभी भी नहीं, अगर सीखना तो कब सीखना। ब्रेक ले ले, ब्रेक ले ले, बजट इजलास से पहले आ जाएंगे, ब्रेक ले ले। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हम ब्रेक के अंदर एक शादी का डिस्कस कर रहे थे, वो मैं अभी ऑन एयर बयान नहीं करूँगा। मैंने इनसे अपने 2 दोस्तों से फरमाइश की है, दरख्वास्त की है तो उसकी कोई एविडेंस मुझे ला के दें। बड़ी इंटरेस्टिंग शादी की भाई लापता फर्द जो लंदन बैठा है, आप क्यों उसकी निजी जिंदगी में घुस के? लंदन में 2 लोग बैठे हुए हैं, हाँ, तो मैं दोनों के मुतल्लिक कर सकता हूँ, लेकिन आई नीड सम। दूसरा केड़ा जे मैं नहीं। अच्छा इसाक डार साहब, लो देखो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਧੁੰਮ ਪਈ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ दूसरे का भी नाम ले दें आप, शहबाज शरीफ साहब लापता। लेकिन आप मुझे एविडेंस ला के देंगी, एविडेंस आप ला के देंगे एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। मैं क्यों ला के दूं? मैं आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, मैं निजी आप ला के देंगी यार, और मैं यहाँ टीवी में बैठ के जी अब नदीम मलिक साहब हमारे भाई हैं, ये चांडियो साहब, आप इसमें सिंध का कल्चर खुद कफील है, ये रोशनी ज़रा आप डाल दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 4 की इजाज़त है। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उनका कोई कंसर्न है? नहीं, मेरा कंसर्न नहीं है। रांझा साहब उसमें खामोश हैं क्योंकि वो उनकी फसली इजाजत नहीं देती कि वो उस पर कमेंट करें। मैं बात करता हूँ, नहीं मैं बात करता हूँ, बिल्कुल। देखें बात यह है कि 4 की तो शादी है, इस्लाम इजाजत है। मलिक साहब, तो अगर 4 की इजाजत है तो कोई भी कर ले। मलिक साहब, और आपका बड़ा कीमती प्रोग्राम है, हम शादियों को छोड़ के इश्यूज पे बात करें, पब्लिक इश्यूज पे और नेशनल इश्यूज पे बात करें। अगर हमने जरूरतें रिश्ता, आपने इमरान की शादियों के ऊपर तो इशू बनाया हुआ था, तो अब अगर दूसरी शादी का जिक्र हुआ तो अब आप कहते हैं नहीं, ये नेशनल। फिर वो आखिरी शादी के जो हालात वाक़यात है, जरा उस पे भी रोशनी डाल लें। फिर जो शादी की थी ना इमरान ने, क्या है शादी? सर शादियां देखिए सर, वो आखिरी शादी के हालातों वाक़यात अज़दवाजी जिंदगी पे भी रोशनी डाले ना।
शादी पे रोशनी डालनी है तो जिंदगी पे भी डालेंगे। आप स्पेकुलेशन कर रहे हैं सर, स्पेकुलेशन आप अपने लीडर पे रोशनी डालें। हमारी स्पेकुलेशन है, आप अपने लीडर पे रोशनी डालें, कोई भी काम करें। को ये उनका फेवरेट टॉपिक होगा, उनको इसमें शामिल कर ले। चांडी साहब जवाब दे लें, फिर दोबारा एमनेस्टी स्कीम पे आते हैं जी। दिखाइए जी। मैं आपकी मेहरबानी और मैडम की भी मेहरबानी, उन्होंने बड़ा अच्छा मज़े से एक जुमला कह दिया है। मैं इनके जहन से वाकिफ़ हूँ कि उस सुर के पीछे, उस जुमले के पीछे क्या बातें, मैं जानता हूँ इनको करीब से। आप मेरे भाई हैं, मैं आपकी खुशियों में शरीक हूँ। अभी इन्होंने कहा अब आप सुन तो लें, अल्लाह आपको भी ऐसी खुशियां दिखाएगा पार्टी में, कोई बात नहीं, पे हमारी सुन तो लें। आपने कहा है अभी बड़ा जुमला लिया है मजे से। ठीक है, मुझे वो खुशियां जो है उनसे जरा थोड़ा दूर ही रखे। बहरहाल अभी मैं आप पर बोल नहीं सकता, ये भी सिंध की सकाफत और कल्चर है जिसको आपने इशारा किया है। मैं खातून पे, अब आप सुन लें, अब मिनिस्टर कम बने, प्रोग्राम में बैठी है, हमारा भी हक तस्लीम करें। ये मेरा कल्चर है सिंध का, मैं आप पर, एक खातून पर इस अंदाज से नहीं बोल सकता। आप जातियात पे चली गई हैं, शादियों पे चली गई हैं, ये आपको ज़ेब नहीं देता, लेकिन आपका लीडर भी ऐसी बातें करता है। आप जरा सुन लें, अब आप सुन साहब गलत डिस्कशन में चले गए हैं। अब आप सुन लें, वो बात कोई और हो रही है। हमने अब आप सुन लें, थोड़ी देर सब्र तो करें, थोड़ी देर सब्र करें। आपने कहा है कि कल्चर है और इनके यहाँ कल्चर 4 शादियों की इजाज़त है। मैं आपको आपका नाम लेकर पूरे पंजाब को कुछ नहीं कह सकता, हर फर्द अलग मिजाज का है। यहाँ कुछ अफराद का नाम लूँगा तो आदमियों को उल्टियाँ आने लगेगी। मैंने कभी नहीं नाम लिया कि भाई आप यहाँ के, आपका कल्चर क्या है। मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, आपको ज़ेब देता है, आपके लीडर को ज़ेब देता है, ऐसी बातें करने दें। दूसरी बात, मलिक साहब, मैडम ने मेरे लीडर पे भी बोला है। आप बताएं कि ये शुरू आपने किया है, मेरे लीडर आपने शुरू किया। आप सुन तो ले, आप सारे मौका दें, सुन ले, आप सारे मौके दें। चांडियो साहब अब सुन ले, अब आप सुन ले जरा। शाह अब्दुल लतीफ भटाई की जमीन से मीठी बातें आप करते हैं, बस इसको मैं और कड़वा नहीं करूंगा। मैं इस टॉपिक को यहाँ छोड़ रहा हूँ। वो बात जिस अंदाज में शुरू हुई थी, मेरे ख्याल में रॉन्ग एक्सप्रेशन हुआ है। अब आप सुने, नहीं, इसको गोल कर दें, आप इसको छोड़ दें। आपकी जुबान से मीठी बातें अच्छी लगती हैं, कड़वी नहीं अच्छी लगती। एक तो मैं आपसे बहुत दूर, ठीक है, एक तो मैं आपसे बहुत दूर बैठा हूँ, सामने होता हूँ तो बातें कुछ और तरीके से भी हो सकती हैं और शायद तलखी भी कम हो जाती है, हम बात के सामने बातें करते हैं। अब दूर भी हैं, मैं मीठी बात भी करता हूँ, हो सकता है आपको तलख लगे, लेकिन मुझे अभी आपने टाइम दिया तो 2 मिनट के लिए मुझे मौका ज़रूर दें। मैडम ने, मैं वो बातें भूल गया, मैडम ने बड़े तफसील के साथ GIT, अकाउंट, तंदूर वाले, रक्षा वाले, रेढ़े वाले और नून लीग सब बता दिया है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, जिसके गवाह आप हैं, जिस हुकूमत को, पीपल्स पार्टी हुकूमत को वो जालिमाना हुकूमत करार दे रही है, पाकिस्तान की तबाही करने वाली हुकूमत करार दे रही है, उसके एक दिन को इन्होंने दिफा किया है, उसके एक दिन पे इन्होंने तारीफें की हैं, उस क़यादतों के इन्होंने मर्सी वो शादियां ने गाए हैं। आप रेगुलरिटीज की बात कर रही हूं। चांडियो साहब सुने, अब बेटा सुने, मौजूदा अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट की बात कर रही हूं। सुने तो आपका इतना कुछ सुन लिया, सब्र भी तो करें। अब जरूरी तो नहीं है ना कि आपकी हदीस सुनते रहना। मैंने थोड़ा सब्र तो करें। इस प्रोग्राम से भी आप उठ के चली जाएंगी, मुझे पता है आप इस प्रोग्राम से भी उठ के चली जाएंगी। क्यों उठ के जाऊंगी? आपने जो बेलागरक 9 महीने में किया है, दूसरी पार्टी ने 10 साल में नहीं किया। मैंने कोई जाली अकाउंट्स में पैसे जमा कराए हैं? तो करो। मैंने कोई, मेरे अकाउंट पकड़े गए हैं, मैं कोई नैब में पेशियां भुगत रही हूँ, चुप तो करें। मुझे कोई अदालतों के समन आ रहे हैं, मुझे को रोज जो है वो रेमिटेंसेस की शक्ल में ओमनी ग्रुप जो है वो फाइनेंस कर रहा है। मैं क्यों उठ के जाऊंगी? वो आपको उठ के जाना चाहिए और असूलन जो है आपको बात ही नहीं करनी चाहिए। आपको शर्मिंदा होना चाहिए। आपको शर्मिंदा होने के बजाय सीना तान के आप सरेआम जो है इकरार जुर्म और
इतराफे जुल्म कर रहे हैं और फिर भी आप कह रहे हैं कि आपको कोई ये भी ना पूछे कि आपको सब कुछ पूछने का हक है। सवाल कर आपको सब कुछ पूछने का हक है। आपसे कोई ना पूछे कि एड्स से बच्चे सिंध में क्यों मर रहे हैं। अब तक एड्स के हवाले से आपने क्या किया। इमरान खान के एमनेस्टी के ऊपर वो क्लिप प्ले करें ताकि गुफ्तगू आगे चल पड़े। वो क्लिप प्ले कर दें वो क्लिप जी, ताकि नॉर्मल हो जाए थोड़ा सा। वो क्लिप प्ले करें जी इमरान खान के एमनेस्टी के ऊपर। थोड़ा सा काम डाउन जी, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन, काम डाउन प्लीज। वो दिखाएगा जी इमरान खान ने एमनेस्टी पे क्या कहा था। एमनेस्टी स्कीम को मेरी और मेरी पार्टी मुस्तरद करती है। हम आज कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 2018 का हम इलेक्शन जीतेंगे। जिन्होंने एमनेस्टी ली है सबको इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब बार बार आप डाकुओं को ये स्कीम्स दे देते हैं तो मैं सवाल पूछता हूं कि जो लोग ईमानदारी से इस मुल्क में टैक्स देते हैं वो तो बेवकूफ़ लोग निकले ना। पहले चोरी करो, टैक्स ना दो, करप्शन करो, थोड़ी देर के बाद एक स्कीम आ जाएगी, सारा आपका काला धन सफ़ेद हो जाएगा, ब्लैक का पैसा वाइट हो जाएगा। ये कौन सी दुनिया देती है इतनी एमनेस्टी स्कीम्स? और कितनी एमनेस्टी स्कीम कामयाब हुई है? आप दे रहे हैं एमनेस्टी स्कीम, हम आके इसको रिसेंड करेंगे, हम सारों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली साथ डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बैठे हुए हैं जो अभी सदर हैं। तो इनकी 2013 जुलाई के अंदर एक ट्वीट है, वो बड़ी मज़े की है। पता नहीं प्रोड्यूसर साहब सामने दिखा पाएंगे इस वक्त कि नहीं दिखा पाएंगे। IMF से एग्रीमेंट किया था इसहाक डार ने, हुकूमत बनते साथ ही हालात ऐसे ही थे। तो इन्होंने कहा कि हाँ ये आ गई जी, फॉल ऑफ पाक रुपी अगेंस्ट द डॉलर वाज प्रोबेबली पार्ट ऑफ द डील विद IMF, बिगर लोन बर्डन टू रिटर्न। आगे क्या है जी? दे कीप ऑन स्क्वीजिंग, दे कैंड, ये कैंड का कुछ और ही है जी लफ्ज़, मुझे नहीं समझ आया। कैंड दे कीप ऑन स्क्वीज। और उन्होंने कहा जी वो स्क्वीज करके रख देने, दबा के रख देना। IMF वाले कर्जा बड़ा है तो IMF दी डील का हिस्सा है, इस तो रुपया जो है वो थले जाना ही पाएगा। ये जुलाई 2013 में उस वक्त अपोजिशन लीडर थे इसहाक डार ने डील की थी। अभी अपनी डील के मतलब इनके ख्यालात अगर पूछूँ तो होंगे यही, लिखेंगे नहीं, क्योंकि अब सदर पाकिस्तान है। आप रंजा साहब कुछ कहना चाहते हैं? प्यार मोहब्बत वाली गुफ्तगू आप पूछते नहीं। डॉक्टर साहब ने बहुत बाउंसर मारे हैं। डॉक्टर साहब असल में वो दूर बैठे हुए थे चांडियो साहब, तो वो समझ नहीं सके। आपने वैसे बात की, लेकिन जो एमनेस्टी स्कीम है इसके हवाले से ये मैं ज़रूर बात करूँगा कि देखिए वही बात है कि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। हुकूमत में आने से पहले मामलात और तरफ से नज़र आ रहे थे, दरिया के पार और मंजर था। जब दरिया अबूर किया और दूसरी तरफ गए तो पता लगा कि यहाँ पे जो है हालात और हैं। उस वक़्त पता लगा कि एमनेस्टी स्कीम जो है नहीं कहना चाहिए था। ये टॉक शोज और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ये गुफ्तगू जो थी और ये ट्वीट्स जो है, अभी मैंने साइड पे रखे हुए वो चलाए नहीं है, उनकी 10 पेजेस है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे है अपने ट्वीट्स थे। और मैं हैरान इस बात पे भी होता हूँ कि 2002 या 3 में जब मुशर्रफ साहब एक एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे तो उस वक्त जो न्याजी सर्विसेज के जो पैसे आए थे वो भी एक एमनेस्टी स्कीम के थ्रू पाकिस्तान में आए थे। कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन हुई थी और इमरान साहब ने उस वक्त भी एक एमनेस्टी स्कीम का खुद भी बेनिफिट लिया था। तो ये जरूरी नहीं होता कि एमनेस्टी स्कीम जो उन्होंने लंदन में जो पैसे अपार्टमेंट लिया था वो पैसे अपार्टमेंट को उन्होंने डिक्लेयर किया था और फिर दैट वाज नॉट लॉन्डर्ड मनी, लॉन्डर्ड नहीं था, बट एमनेस्टी स्कीम के नीचे पैसे डिक्लेयर हुए थे। देखिए पहली बात तो ये है कि इट्स नॉट एमनेस्टी स्कीम, इट्स एसेट डिक्लेरेशन बिल। धोखा इसलिए नहीं है कि ये रेवेन्यू जनरेशन स्कीम नहीं है। आपकी जो एमनेस्टी स्कीम थी उस पर आपने टैक्स नेट में लाने के लिए, टैक्स जनरेशन के लिए और वो तमाम रेवेन्यू जनरेशन के लिए इनिशिएटिव लिया था। हम इकॉनमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं और अल्टीमेटली जो आपकी इंटरनेशनली मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जुड़े फैटफ के हवाले से ग्रे लिस्ट में पाकिस्तानी इकॉनमी गई हुई है। आपने इस डॉक्यूमेंटेशन से उन रिफॉर्म की तरफ जाना है कि जिसकी आपकी इकॉनमी डिसिप्लिन में आए और इंटरनेशनली एक पॉजिटिव मैसेज है। चांडियो साहब, मैं आप मेरी जरा सुन लें। हो सकता है, मैं जैसे भी राजा साहब ने भी कहा, आपने भी कहा, मुझे यकीन है मैडम ने भी कहा कि मैंने वो बात नहीं समझी हो जो आपने वक्फे में की या शादियाँ ये चले, वो मैं हो सकता है नहीं समझाऊँ, लेकिन जो मैडम बोल रही थी वो तो मैं सुन रहा था। ये जो रेडे वालों से पैसे, ये अकाउंट, ये वो, मैं ये कह रहा था कि कितनी बदकिस्मती है जिस हुकूमत की बुराइयां कर रही है उस हुकूमत कह रही है जाली बैंक अकाउंट्स कह रही है, मैं कहां कह रही हूं।
मेरा क्या लेना देना है? अच्छा, प्रोग्राम का सर वक्त खत्म हो गया। हकायक बोल रहे हैं, हकीकत मैं नहीं कह रही। डॉक्टर साहब, हकीकत अदालतें बयान कर रही हैं। अच्छा, मैं मिसअंडरस्टैंडिंग, आप सबकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की खातिर मैं एक बात सिर्फ कह दूं कि हम मोहसिन शाहनवाज रांझा को कह रहे थे दूसरी शादी करने के लिए, तो वो बात कहीं से कहीं और चली गई, कि वापस घर ही जा रहे हैं ना। मोहसिन शाहनवाज रांझा, डॉक्टर फिरदौस आशिक खुबान और मौला बख्श चांदनी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।